हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्सबेंस। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की बुक है अंतरा भाग 1। इसके काव्य खंड का अंतिम अध्याय है हमारा घर में वापसी। ये कविता हमारे सामने रखी है धूमिल जी ने। आज इसके हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए जान लेते हैं कि क्लास 11th जो हमारे पास में है उसमें हिंदी में 2 कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। ये कोर और इलेक्टिव जो हमारे सब्जेक्ट्स चलते हैं इनमें ये दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों में अलग अलग बुक्स चलती हैं। तो अब आपको जो ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ है कि अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आज हम करा रहे हैं इलेक्टिव, तो इसमें हमारी 3 बुक चलती हैं। पहली है अंतरा भाग 1, दूसरी है अंतराल भाग 1 और तीसरी जो है वो है हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति माध्यम एक ऐसी बुक है जो क्लास 11th और 12th में कंबाइंड रूप से चलती है। इसके कुछ चैप्टर हमारे क्लास 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, और 11th के ही भी जो चैप्टर हैं वो हमारे कोर और इलेक्टिव दोनों में ही चलते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ कोर में हैं। तो जब ये बुक कराएंगे तो आपको हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। तो आ जाते हैं आज का। जैसे आज हम करा रहे हैं इलेक्टिव की हमारी पहली पुस्तक है अंतरा भाग 1। तो ये पुस्तक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और काव्य खंड आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अर्थात आज हम काव्य खंड के आखिरी अध्याय घर में वापसी पे है। ये कविता धूमिल जी द्वारा लिखे थे। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके सभी सब्जेक्टिव अर्थात वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, काव्य खंड में जो वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं उनको थोड़ा सावधानी से हमें करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इनको करेंगे। शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास में, कवि किस प्रकार के घर में वापसी की आकांक्षा करता है? कैसे घर में वो वापस आने की इच्छा रखता है? आकांक्षा मतलब क्या है? उसकी इच्छा है किस तरीके के घर में वो वापस आए। कवि ऐसे घर में वापस जाने की आकांक्षा करता है जिसमें स्नेह, मधुरता और सजीवता हो, यानी कि सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, जिसमें हंसी खुशी का माहौल हो, इस तरीके का। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता हो, जिसमें सभी एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखते हों। गरीबी के कारण पारिवारिक रिश्तों में बिखराव या तनाव ना हो। जैसे कि हमने इस कविता में देखा कि गरीबी के कारण लोग इस कविता में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनमें झगड़ा हो जाए। तो ये चीज़ वो अब ऐसे परिवार की जो कल्पना कर रहे हैं उसमें नहीं चाहते कि गरीबी के कारण लोग एक दूसरे से बात नहीं करें और रिश्तों के बिखराव का वो गरीबी जो है कारण बने। पारिवारिक सदस्य एक दूसरे से हंसी खुशी की बातें करें तथा आत्मीयता बनाए रखें। तो यहाँ पर कवि ने बताया ना कि उसके परिवार में कितने सदस्य हैं और सभी को गरीबी का अंदेशा है, मतलब उनको सबको अंदाज़ा है, इसलिए वो एक दूसरे से ज़्यादा खुल के बातें नहीं करते कि कहीं वो गरीबी के कारण एक दूसरे को हर्ट ना कर बैठे, इस वजह से। लेकिन अब इसके विपरीत कवि जो है ऐसे घर की कल्पना कर रहे हैं जहाँ इस तरह की कोई भी परेशानी ना हो, अर्थात जहाँ सभी एक दूसरे से प्रेम। यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि घर में गरीबी ना हो, उन्होंने ऐसे घर की कल्पना करी है जहाँ सभी लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करते हों, स्नेह हो, लगाव हो। अब ये सब तभी मुमकिन है कि जब परिवार आपस में पूरी तरीके से बंधा हो। तो उसका बेसिक उन्होंने कारण बताया है कि परिवार में खुशहाली रहती है तभी जब जो है लोगों के पास सफिशिएंट पैसा होता है, गरीबी नहीं होती है। प्रश्न संख्या 2 है, घर वापसी में कवि के मार्ग में क्या बाधाएं स्पष्ट कीजिए। अब वो घर में वापसी चाहता है, लेकिन क्या ऐसी चीज है जो उसे घर में वापस आने से रोक रही है? कवि के पारिवारिक सदस्य गरीबी के कारण जड़ रूप में विद्यमान है। जड़ रूप में विद्यमान का है मतलब घर में सब रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो सब आपस में एक दूसरे से बातें नहीं करते। जो एक हंसी मजाक का माहौल घर के अंदर होता है वो नहीं है। कवि के घर में बहुत गरीबी है, इसी गरीबी के कारण पारिवारिक सदस्यों में बिखराव है कि वो लोग आपस में मिलकर बातें नहीं कर रहे हैं।
वे अजनबी बनकर रह गए हैं। ऐसा लगता है संबंधों के सदस्यों में कोई आत्मीय भाव विद्यमान नहीं है। जो जितने भी सदस्य हैं उनमें कोई भी अपनापन अब नहीं रह गया है, मानो संबंधों में ताला लग गया हो तथा उसकी चाबी कहीं खो गई हो, एवं परिवार के सदस्यों के खून में इतना लोहा अर्थात आत्मीयता नहीं बची है जिससे चाबी बनाकर इस जंग वाले ताले को खोला जा सके। तो उन्होंने कैसे बताया, घर वापसी के कवि के मार्ग में जो बाधा है वो है गरीबी। क्यों? क्योंकि भाई इतना ज़्यादा, यहाँ पर घर वापसी का मतलब ये नहीं कि लिटरली कभी घर के बाहर रह रहा है, उसे घर में नहीं आ रहा है, दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा। यहाँ मेन बात है कि वो ऐसे घर को चाह रहा है जो एक्चुअल में घर हो, जहाँ सभी एक दूसरे से प्यार करते हो, लगाव करते हो। लेकिन यहाँ वो घर क्यों नहीं बन पा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है गरीबी। गरीबी के कारण लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं करते हैं, कटे कटे रहते हैं, अलग अलग दूर दूर रहते हैं, जिस वजह से उस घर जो वो मकान है उसके अंदर वो घर वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो ये उनको वही उन्होंने बताया कि ये घर में हम वापसी नहीं कर पा रहे क्योंकि ये घर बन नहीं पा रहा है, कारण गरीबी है। क्यों? क्योंकि लोग, उनको ये लग रहा है कि शायद घर में जितने लोग हैं वो गरीबी के कारण सब में मनमुटाव हो गया है, अलग अलग हो गए हैं, उनके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं बची है कि वो इस गरीबी के ताले की चाबी खोज सके। कहने का तात्पर्य है कि लोगों के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो इस गरीबी से लड़ सकें, और नहीं, वो ये नहीं चाह रहे कि ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे से बात करें तो हम लोगों के बीच मनमुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। इसलिए आपस में सब लोग चुप चुप अलग अलग रहो तो परिवार थोड़ा बंधा रहेगा, इस मुसीबत में इसका सामना कर लेगा। प्रश्न संख्या 3 है, कवि ने माँ की आंखों की तुलना किससे और क्यों की है। उन्होंने बोला ना 5 जोड़ी आंखें हैं घर में, तो उन्होंने माँ की आंखों की तुलना किससे करी है और क्यों करी है। कवि माँ की आंखों की तुलना तीर्थ यात्रा पे जाने वाली बस के उन 2 पहियों से करता है जो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पंचर हो गए हैं। वह ऐसा इसलिए कहता है कि पवित्र कर्मों को करते हुए भी माँ की आंखों की असमय रोशनी चली गई है, इसीलिए वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी, अर्थात आंखें मरने तक माँ का साथ नहीं निभा सकी। तो उसने क्या बताया, वो पंचर हुए 2 पहियों की भांति माँ की आंखों को बता रहा है। अब उन्होंने ये प्रतीकार्थ क्यों दिया है, कारण ये दिया, देखिए क्या होता है। जैसे तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, अब तीर्थ यात्रा क्या है, वो बहुत पवित्र काम, अच्छा काम माना जाता है ना। अब जाहिर सी बात है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अच्छा काम है तो भाई उसका, जब हम अच्छा काम करेंगे तो हम सोचेंगे उसका फल भी हमको अच्छा मिले, है ना। तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो इसका फल भी हमें अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, अब हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, हमारी बस के दोनों टायर पंचर हो गए, यानी कि क्या हुआ, हमारी तीर्थ यात्रा में बाधा पड़ी। उसी तरह जो हमारे लेखक की माँ है, वो सारी उम्र कर्म धर्म सब कुछ करती रही, लेकिन तब भी उनकी आंखों का काम चला गया। चलो, वो कहने का मतलब वो पूरा लाइफ पूजा पाठ अच्छा सब कुछ काम करती थी, लेकिन उसके फल के स्वरूप में उन्होंने क्या मिला, उनकी आंखें चली गईं। अर्थात वो अभी मृत्यु को प्राप्त भी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी आंखें चली गई, यानी कि बीच रास्ते में। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि तीर्थ यात्रा यानी अच्छा कार्य, यानी माता द्वारा पूजा पाठ किया गया, उसमें टायरों का पंचर हो जाना, अर्थात माँ की आंखों की रोशनी जाना, यानी कि अच्छा काम करने के बावजूद भी उनको फल अच्छा प्राप्त नहीं हुआ और असमय ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई, इसीलिए वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। अब लक्ष्य क्या था, तीर्थ यात्रा की जो बस है उसकी लक्ष्य कहाँ था, उस पवित्र स्थल तक पहुंचना, और माँ का जो यात्रा थी वो कहाँ तक थी, मृत्यु तक थी, अर्थात वो मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हुई, उससे पहले ही उनकी आंखें समाप्त हो गई। स्वजनों के बीच दीवार होने का क्या अर्थ है, दीवार होने का कारण भी स्पष्ट कीजिए। स्वजन यानी कि लेखक के घर में गरीबी है, इस कारण से लोगों के बीच जो है एक दीवार आ गई। उस गरीबी के कारण लोग एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बातों द्वारा किसी दूसरे का मन जो है वो दुखित हो जाए, इसलिए वो खुलकर बातें भी नहीं करते हैं। यही वो दीवार है, और इस दीवार आने का कारण है गरीबी। स्वजनों के बीच दीवार होने का अर्थ है रिश्तों में रुकावट।
दीवार होने का कारण गरीबी है। कवि कहता है कि हम पारिवारिक रिश्तों में तो जुड़े हुए हैं, यानी कि बीबी भी है, बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, मतलब एक रिश्ते जो होते हैं उसमें तो हम हैं, किंतु गरीबी के कारण ये रिश्ते जड़ हो गए, अर्थात रिश्तों में जो अपनापन, जो गर्माहट होती है अब वो नहीं है, क्योंकि ये रिश्ते सब अलग थलग हैं। सब अलग थलग रहकर बातें कर, मतलब एक दूसरे से मिलकर हंसना बोलना बातें करना जो एक परिवार में होता है वो नहीं हो रहा है। उनके पास सदैव धन का अभाव रहता है, वे खुलकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। गरीबी ने हमें इतना अशक्त बना दिया है कि हम अपने आत्मीय संबंधों को भी नहीं जोड़ पाते हैं, यानी कि उन गरीबी के कारण ये संबंध में सब ने अपना अपना एक अलग अलग स्पेस बना लिया है, सब एक दूसरे से मिल नहीं रहे। वो अलग अलग स्पेस के कारण रिश्तों में एक अपनापन खत्म हो गया है, इसलिए उनके बीच में दीवारें आ गई हैं, और इस दीवार का मेन कारण है गरीबी। प्रश्न संख्या 5 है, कवि ने भुन्ना सी ताले किसे कहा है, उसे तोड़ने का क्या उपाय बताया है। अब कवि ने किसको बोला है भुन्ना सी ताले? कवि ने पारिवारिक संबंधों की जड़ता को भुन्ना सी ताले बोला है। भुन्ना सी ताले का मतलब होता है ऐसा ताला जिसमें जंग लग जाता है। समझ में आया? कवि के अनुसार इस जड़ता की हिम्मत की चाबी इसे खोला जा सकता है। अब देखिए क्या होता है, जो एक जंग लगा ताला होता है, ठीक है, अब उसमें ताला जंग लगा हुआ है और चाबी जो है वो उसमें जाती है तो घूमती नहीं है या जा नहीं पाती, रस्टी होने की वजह से नहीं जाती ना। अब पहले हम ताले का तात्पर्य बता देंगे, फिर उन्हें हम रिश्तों से जोड़ेंगे। अब क्या होता है, फिर उस चाबी को हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ऑयली करना पड़ता है। ऑयली करके तब हम उसे डालते हैं और उसको घुमाते हैं तो वो ताला खुल जाता है। यहाँ पर उन्होंने भुन्ना से ताले का तात्पर्य बताया कि रिश्तों के बीच जो एक अलग अलग बिखराव आ गया है, सब अपने अपने स्पेस में आ गए हैं, जो एक लगाव होना चाहिए था वो ख़त्म हो गया है, तो उसको उन्होंने बताया भुन्ना सी ताले। अब इस भुन्ना सी ताले को खोलने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले ये अलगाव हुआ क्यों? कारण था गरीबी। गरीबी के कारण लोगों को ये लगा कि भाई एक तो घर में गरीबी है और उस पर भी अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे तो मुंह से कहीं ऐसी कोई बात निकल गई जिससे किसी को बुरा लग गया तो हो सकता है क्या हो जाए, गरीबी के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, अलगाव हो जाए। इसलिए सबने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है। सब हैं घर में एक ही में लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, बहुत कम बातें होती, ज़रूरत भर की होती है, एक अपनत्व लिए जो बातें होती हैं वो नहीं होती हैं। अब इस जो सबने अपना अपना स्पेस बना लिया है, उस मकान को वापस घर बनाने के लिए कि सबके बीच वो हंसी मजाक के घर वाला माहौल हो, उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी। और वो हिम्मत ही क्या है, वो चाबी है, ऑयली चाबी है, यानी कि जहाँ पर हमें हिम्मत करके लोगों से बात करनी होगी, उनके मन की बातों को निकालना होगा, उनके मन के मनमुटावों को दूर करना होगा, और तभी ये अपनापन कायम हो सकता है। कवि के अनुसार इस जड़ता को हिम्मत की चाबी से खोला जा सकता है। कवि कहता है कि गरीबी के कारण पारिवारिक रिश्ते जड़ हो गए हैं, वे खुलकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। अब जैसे होता है घर में बच्चे होते हैं, पापा हमें ये चाहिए, मम्मा हमें ये चाहिए, बोलते हैं ना बच्चे। तो जब गरीबी होती है तो बच्चों को भी पता है कि मम्मा पापा ये नहीं कर सकते, तो वो लगते हैं कि हम बोले ही नहीं तो हमारे मन की इच्छा प्रकट ही नहीं होगी। वे अपने खून अर्थात संबंधों में इतनी ताकत नहीं पैदा कर सके हैं कि भाषा के इस जटिल ताले को खोल सके। उनके संबंधों में ठहराव आ गया है। तो समझ में आया भुन्ना सी ताले किसे बोला गया है? उस ठहराव को। अतः कवि कहता है कि गरीबी ने हमें इतना अशक्त कर रखा है कि हम अपने आत्मीय संबंधों को भी नहीं जोड़ पाते हैं। संबंधों की जड़ता को तोड़ने के लिए वह एक दूसरे के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति कर उस ताले को तोड़ने का उपाय बताता है। उन्होंने बोला कि भाई इसको हम क्या कर सकते हैं, हम हिम्मत करके जब अपने भावों को एक दूसरे के सामने रखेंगे तो ये ताला जो है ये अपने आप टूट जाएगा या खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हिम्मत ही उस ताले की चाबी है। प्रश्न संख्या 6 है, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं। कवि ने यहाँ वैसे शब्द का प्रयोग क्यों किया है, जबकि निश्चय ही वे स्वजन हैं, करीब हैं। अब देखिए जो सब लोग हैं, देखिए माँ बाप है, उनका बच्चा है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, ये सब कुछ है, ठीक है।
तो वाकई में ये सब स्वजन हुए, आपस में बंधे हुए। लेकिन उन्होंने इसके साथ वैसे शब्द क्यों इस्तेमाल किया? वो है तो स्वजन ही। वो इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया क्योंकि वो बहुत ही नज़दीकी रिश्ते में बंधे हुए हैं, लेकिन तब भी जो है भावनात्मक तौर पे उनमें जो है थोड़ी दूरियां आ गई हैं। इसलिए उन्होंने इस बात को बोला है कि वैसे तो स्वजन है, क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी सी दूरियां उनमें गरीबी के कारण आ गई हैं। वैसे हम स्वजन है, करीब हैं, यहाँ वैसे शब्द का प्रयोग का सभिप्राय है क्योंकि ये रक्त संबंधी है। बात सही है, ये सभी में क्या था? ये सभी रक्त संबंधी है, इसलिए स्वजन है। वैसे का अर्थ है संसार की नजरों में या दिखाने में या ऊपरी तौर पर, अब अथवा जन्म के कारण हम स्वजन संबंधी है, किंतु संबंधों में वह ताजगी या गर्माहट नहीं है जो होनी चाहिए। वैसे के माध्यम से पारिवारिक संबंधों की निरर्थरता को व्यक्त किया गया, यानी कि ये संबंध रक्त के हैं, हम सभी करीबी हैं। अब देखिए, जो माँ बाप हैं उनका रक्त बेटे में आया, अब बेटे की जो पत्नी है उन दोनों का मिलकर रक्त जो है उनके बच्चों में आया, तो सभी का रक्त संबंध हुआ कि नहीं हुआ? अब इन रक्त संबंध होने के कारण ही इन्हें स्वजन कहा गया। अब वैसे शब्द क्यों कहा गया? क्योंकि भाई संसार को दिखाने के लिए तो वो सब स्वजन है, लेकिन अब उनके रिश्तों के बीच में वो भावनात्मक लगाव नहीं है, अर्थात वो गर्माहट नहीं है, इसलिए यहाँ पर वैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वैसे के माध्यम से पारिवारिक संबंधों की निरर्थरता को व्यक्त किया गया है, यानी कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत आत्मीयता होती है, हर एक बात को शेयर करते हैं, लेकिन गरीबी के कारण क्या होता है, पत्नी घर की परेशानियों को पति को नहीं बताती और पति बाहर की परेशानियों को पत्नी को नहीं बताता। तो एक जो उस रिश्ते की जो रिक्वायरमेंट थी एक दूसरे से बातों को शेयर करना, गरीबी के कारण वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, नहीं बता रहे। घर का अगर घर की परेशानी या कमियों के बारे में वाइफ हस्बैंड को बताएगी तो हस्बैंड और ज़्यादा दुखी होगा कि भाई मैं इस घर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। बाहर हस्बैंड क्या स्ट्रगल कर रहा है, वो हस्बैंड अपनी वाइफ को इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो ये सोचेगा कि भाई इसको तो कोई काम ही नहीं आता, ये कोई काम ही नहीं कर पा रहा, हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को बातें नहीं बताते हैं। तो वो आत्मीयता इस गरीबी के कारण उनके बीच की ख़त्म हो गई है, इसीलिए वैसे शब्द का इन रिश्तों के लिए इस्तेमाल किया गया। निर्धनता के कारण संबंधों में स्वाभाविकता नहीं रही है, जो एक नेचुरलिटी होनी चाहिए वो अब नहीं रही है। गरीबी के कारण वे एक दूसरे से कटे रहते हैं। वैसा नहीं है तो लगता है कि भाई वो अगर हम बात करेंगे तो वो कमी कहीं ऐसा ना हो, उजागर हो जाए और सामने वाले को ठेस लग जाए, इसलिए वो इस बात को नहीं बताना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पारिवारिक रिश्तों के बिखराव व शैथिल्य का क्या कारण है? अब इतना जो पारिवारिक रिश्तों में जो बिखराव आ गया है, जो शिथिलता आ गई है, इसका सबसे बड़ा कारण है गरीबी। गरीबी के कारण जो है उन सभी को कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है, तो वो एक दूसरे से सिर्फ इसलिए बात नहीं करें कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बातों के कारण दूसरों की भावनाओं को कष्ट पहुंचे, इसलिए वो चुप रहते हैं। पारिवारिक रिश्तों में बिखराव और शैथिल्य का कारण है गरीबी। गरीबी के कारण परिवार के सभी सदस्य आपस में कटे कटे रहते हैं। गरीबी के ही कारण दैनिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण स्नेह का अभाव हो जाता है। वे एक दूसरे से दूर रहने में ठीक रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से रहेंगे तो मन की जो बातें हैं वो नहीं बताएंगे, इससे क्या होगा कि लोगों को ठेस नहीं पहुंचेगी। गरीबी ने परिवारों को बांट कर रख दिया है, उसमें मधुरता और ताजगी गायब हो गई। तो होता है ना भाई, एक हम लोग जैसे घर में दाखिल हुए, बाहर की बहुत थकान है, तो घर में सब लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रही, तो हमारी थकान अपने आप ही उतर जाती है घर का ये माहौल देख के। अब घर में अब क्या है चीज़, वो लोग बातें नहीं कर रहे, कारण ये है कि एक दूसरे को ठेस नहीं पहुंचे, इस वजह से वो बातें करने के लिए राजी नहीं होते हैं, और घर में वो सिर्फ एक मकान बन के रह गया है, वो घर अब नहीं रह पा रहा है। तो यहाँ पर इनके परिवार में बिखराव और शैथिल्य का सबसे बड़ा कारण सिर्फ वो गरीबी है, जिससे लोग अपने मन की भावों को व्यक्त नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, घर में वापसी कविता के आधार पर बताइए कि कवि के मन में अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कैसे भाव हैं। उसके घर में कई लोग हैं, अब हर किसी व्यक्ति के लिए कवि के अपने भाव हैं, भाई बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग भाव हैं।
वो कैसे भाव हैं वो आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ पर धूमिल जी ने सभी के साथ अपने रिश्तों को खोल कर रखा है। घर में वापसी कविता में कवि अपनी माँ के जीवन की असफलता की कहानी बताता है, किस तरीके से वह असमय ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, क्योंकि वह असमय ही अपना महत्व और तेज खो बैठी हैं। उनके पिता जो उसी के साथ रहते हैं गरीबी से पीड़ित हैं, यानी कि वो भी अब जो है बुजुर्ग हो चुके हैं और गरीबी से झेल रहे हैं। लाचारी से उनकी आंखें लोहे की उस भट्टी के समान बन गई हैं जो ईंधन के अभाव में अपना ताप एवं प्रभाव खो चुकी हैं। घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उसके चेहरे में एक अलग ही तेज होता है, क्योंकि उसके घर, वो एक तो घर का मुखिया है और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ों की जिम्मेवारी उस पर होती है। तो वो एक तेज और प्रभाव उस मुखिया के चेहरे पर होता है, लेकिन यहाँ पर गरीबी के कारण उनके मुख का वो तेज गायब हो चुका है, जो ईंधन के अभाव में अपना ताप और प्रभाव खो चुकी हैं, यानी ज्योति रहित सी हो गई हैं। कवि दोनों माता पिता को उचित सम्मान देना चाहता है। अपनी बेटी के प्रति उसके हृदय में निष्कपट स्नेह है। बेटी के लिए क्या है, अब उनकी एक बच्ची है लेखक की, कवि की, उसमें क्या है, वो बहुत सारा प्यार अपनी बेटी को देना चाहता है। पत्नी के प्रति वह गहन प्रेम रखता है, वह उसके लिए सहयोगिनी है। और पत्नी के लिए क्या उसने बताया कि वो उसके हर काम में उसका सहयोग करती है और इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा स्नेह करता है। प्रश्न संख्या 9 है, घर में वापसी कविता का मूल भाव क्या है। अब ये कविता किस फीलिंग के साथ कवि ने हमारे सामने रखी, क्या चीज़ वो बयां करना चाहते हैं, ये आपको यहाँ स्पष्ट करना है। धूमिल की कविता घर में वापसी गरीबी में से संघर्षरत परिवार की व्यथा कथा है। यानी कि भाई ऐसे बहुत से परिवार होते हैं कि जिनमें जो है लोगों को इतना पैसा नहीं आता, बहुत मुश्किल से उनका जीवन यापन होता है। तो यहाँ कवि ने जो है ना अपने परिवार के माध्यम से उन सभी परिवारों के बारे में बताने की कोशिश करी है जो गरीबी को झेल रहे हैं। गरीबी की मार के कारण व्यक्ति के पारिवारिक संबंधों में रुकावट आ गई है। मनुष्य संसार की भागम भाग भरे जीवन में राहत पाने के लिए स्नेह, ममतत्व, अपनत्व और सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है। जाहिर सी बात है, हम घर के बाहर जितना समय बिताते हैं, बहुत तरह के लोगों को फेस करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं तो हमें घर में बहुत लगाव, अपनापन मिलता है। तो वो जितना स्ट्रगल है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी हमने पूरा दिन झेला, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि बाहर क्या कहते हैं, जीवन से राहत पाने के लिए स्नेह, ममतत्व और अपनत्व और सुरक्षा भरे माहौल में घर बनाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें घर में ये सारा स्नेह, प्यार, अपनापन हमको मिलता है और उसमें रहता है। विडंबना यह है कि तमाम रिश्ते, नाते, स्नेह और अपनत्व के बीच गरीबी की दीवार खड़ी हो जाती है। तो उसने ऐसे घर का निर्माण तो कर लिया जहां उसे अपनापन सब कुछ मिलता है, लेकिन गरीबी जब आती है तो वो इन रिश्तों के बीच भी दीवार को खड़ा कर देती है। कवि कहता है कि इस प्रकार के जड़ वातावरण को तोड़ने के लिए हिम्मत जुटानी चाहिए, तभी परिवार की सहज आत्मीयता वापस लौट सकती है। तो उन्होंने सीधे सीधे क्या बोला कि भाई इस तरह की जो परिस्थितियां बनी है लोगों के बीच, जो अपना तो नहीं रह गया है, तो ज़रूरी है कि उस बीच में बनी हुई इन दीवारों को हम तोड़ें और तोड़ने के लिए हमें हिम्मत जुटानी होगी। हमें उन लोगों के ऊपर विश्वास दिखाना होगा कि भाई नहीं, माना कि मुश्किल फेस है लेकिन हम उनको पार कर सकते हैं। यही मूल भावना के साथ ये पूरी कविता बताई गई है। प्रश्न संख्या 10 है, भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इसके पीछे क्या बात हमारे कवि कहना चाह रहे हैं ये बताना है। और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा की भुन्ना सी ताली को खोलते। तो सीधे इसका अर्थ देखेंगे तो उन्होंने क्या बताया है कि घर में गरीबी के कारण जो लोगों के बीच दूरियां आ गई हैं, वो दूरियां क्या है, वो है भुन्ना सी ताले। तो उन्होंने बोला कि हम इतनी भी हिम्मत, खून में जो है, खून में इतना लोहा नहीं पाते का तात्पर्य है कि हम इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि लोगों से बात करें, घर के सदस्यों से बात करें, और जो ये हम लोगों के बीच जो दूरियां आ गई हैं गरीबी के कारण, इनको हिम्मत रूपी चाबी से खोल सकें, अर्थात उन मनमुटाव को, उन दूरियों को हम दूर कर सकें।
भाव यह है कि कवि और उसके परिवार के सदस्यों में जो स्नेह का भाव था वह प्रकट नहीं हो पाता है, यानी कि एक दूसरे से वो स्नेह नहीं प्रकट कर रहे हैं, कारण है गरीबी। अतः कवि के परिवार के सदस्यों में नैतिक शक्ति नहीं है कि वे आपसी संबंधों की जड़ता को आत्मीयता का माहौल बना सकें, यानी कि इतनी दूरियां आ गई हैं कि लोगों के बीच अब वो अपनापन नहीं रह गया है। यहाँ भाषा के भुन्ना सी ताली से तात्पर्य है आपसी संबंधों की जड़ता या आपसी समझ और आत्मीयता का अभाव। अब ये आत्मीयता का अभाव क्यों होता है? जब हम परस्पर एक सदस्य से दूसरे सदस्य से बात नहीं करते ना, तो ये एक अलग सी दूरियां आ जाती हैं। तो उन दूरियों को हम बात करने के माध्यम से ही अलग कर सकते हैं। अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर दूरी आ जाएगी। तो उस बात को करने के लिए उन्होंने ताली बनवाने, हिम्मत रूपी ताली बनवाने की बात करी है। अब और पंक्ति क्या है? काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। अब हमारे पास जो पंक्ति है इसका हमें काव्य सौंदर्य बताना है। काव्य सौंदर्य में ध्यान रखिएगा, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही होते हैं। पंक्ति क्या है? बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या बताने की कोशिश करी है? अपनी बेटी की पवित्रता, उसकी निर्मलता, उसकी कोमलता और उसके भोलेपन को दिखाने की कोशिश करी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास भाव पक्ष आ रहा है। क्या दिया है? बेटी की आंखों में जलता हुआ स्नेह और मंदिर में जलते ही घी के दिए दोनों पवित्र होते हैं। यानी कि एक हम लोग की जो बच्चे होते हैं उनके प्यार में पूरी तरीके से निश्चलता होती, किसी तरह का कपट नहीं होता। तो वो स्नेह दिखाने की कोशिश जो करी है उन्होंने, वो मंदिर के दिए के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी कि दोनों ही बड़े पवित्र होते हैं, ज्योतित और निश्चल हैं, जो सांसारिक दुखों से बचे होने के कारण आशा से परिपूर्ण है। उसको, लड़की को ये चीज़ नहीं पता है कि दुनिया कितनी कठोर है, निष्ठुर है। उसे आशा है कि भाई ये सारा समय ठीक हो जाएगा। ये आशा उसकी आंखों में दिखाई दे रही है। दूसरा है मनुष्य की गरीबी एवं विवशता का मार्मिक चित्रण है। यहाँ पर बताया गया इन पंक्तियों के माध्यम से कि बेटी बहुत ही प्यारी है, कोमल है, सब कुछ है, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं वो उसको उतना स्नेह देने में सक्षम नहीं है। ये भी एक चीज व्यक्त की गई है। अब इसका कला पक्ष देखिए क्या है। भाषा प्रतीकात्मक रखी गई है। भाषा प्रतीकात्मक क्यों? क्योंकि मंदिर के दिए के माध्यम से बेटी की आंखों को बताया गया है, तो इसलिए प्रतीकात्मक तौर पर है। 2 दिए में अनुप्रास अलंकार है। देखिए दा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ये देखिए यहाँ पर दा और दा वर्ण आने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हो रहा है। बेटी की आंखों की तुलना मंदिर के जलते दीपक से करने के कारण उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ एक चीज को दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, इसलिए उपमा अलंकार है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है और मुक्त छंद है। तो ये आप देख लेंगे, यहाँ कहीं भी कविता में तुकांत नहीं मिले हैं, इसलिए यहाँ पर ये मुक्त छंद का इस्तेमाल है। बोली जो है वो खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है खा। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें। अब इसका क्या तात्पर्य है? अब 5 जोड़ी आंखें का मतलब एक व्यक्ति की 2 आंखें, तो 5 जोड़ी का आंखें का मतलब हुआ घर में 5 सदस्य। समझ में आया ना? तो इसलिए यहाँ पर घर के सदस्यों की संख्या उन्होंने 5 जोड़ी आंखों के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाव पक्ष आएगा। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें से अभिप्राय यह है कि गरीबी के कारण घर के सदस्यों में उत्साह, हर्ष, प्रसन्नता समाप्त हो गई है, जिससे उनकी आंखों में भविष्य के प्रति आशा और उम्मीद की किरण समाप्त होने से वो एक वस्तु के समान हो गई है। तो अब आंखें क्या होती हैं? अब जैसे हमारी आंखें, अब आंखें ही हमारे पास्ट को देखती हैं, आंखें ही भविष्य के लिए सपने सुजोती हैं, आंखें ही उम्मीद रखती हैं किसी चीज़ की। अब इन आंखों में से वो उम्मीद गायब हो जाए तो ये आंखें क्या होंगी? एकदम किसी तरीके से ऐसी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मात्र रह जाएंगी, यानी कि जो आंखों का काम है वो तो उन्होंने किया नहीं। तो इसलिए क्या बताया? 5 जोड़ी आंखों के माध्यम से उम्मीद रही उन 5 सदस्यों के बारे में वो बता रहे कि घर में वो 5 सदस्य तो हैं, लेकिन उनकी आंखों में किसी तरह की आशा या उम्मीद बाकी नहीं है।
इसमें कवि की विशिष्ट भंगिमा का परिचय हुआ, यानी कि वो वाकई में उन आँखों में पल रही जो उम्मीद थी उसको मरते उन्होंने देखा है, इस चीज़ को महसूस किया है और उसे बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब आ जाते हैं कला पक्ष में। कला पक्ष में क्या दिया गया है? चित्रात्मकता है। 5 जोड़ी आंखों के माध्यम से उन्होंने एक चित्र उकेरा है जिन लोगों की आंखों में कोई उम्मीद नहीं होती उसके माध्यम से। फिर है दृश्य बिंब है, क्योंकि वो 5 जोड़ी आंखों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए वहां पर दृश्य बिंब है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति हुई है, नवीन प्रयोग किया गया है। आधुनिक कवि हैं इसलिए उन्होंने अपने लेखन कार्य में बहुत तरह के प्रयोगों को भी जगह दी है। तो यहाँ पर आंखों का इस तरीके से बयां करना एक नवीन प्रयोग के रूप में ही आता है। प्रश्न संख्या 12 है, घर में वापसी कविता के भाव सौंदर्य की वृद्धि में एक कवि की कल्पना ने 4 चांद लगा दिए हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अब यहाँ पर ये जो कविता हमारे सामने आई है, इस कविता का जो भाव निकलकर हमारे सामने आ रहा है उसमें कविता की कल्पना ने 4 चांद लगाए। अब कल्पना कैसे 4 चांद लगाए? वो जिस चीज को जैसे प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करें, जैसे माँ की आंखों की जो रोशनी चली गई उसे पवित्र क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा पर गई बस के 2 पंचर टायर के रूप में बताया गया। तो यानी कि उनकी कल्पना इतनी अच्छी है कि जहां पर जो वो कहना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ रहा है। धूमिल की कविता घर में वापसी यथार्थ आधारित कविता है, यानी कि वास्तविकता पे, यानी कि जो परिवार गरीबी को फेस करते हैं उनमें यही सिचुएशंस होती हैं, इस चीज को उन्होंने बखूबी जाना है और उसी को उसी तरह प्रस्तुत किया है। एक गरीब परिवार की स्थिति कैसी होती है, परिवार में आपसी संबंध किस प्रकार टूटते हैं, गरीबी का मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका यथार्थ वर्णन कविता की विशेषता। इसका जो एक्चुअल जो परिस्थिति होती है गरीब परिवार के लोगों के बीच, कैसे रिश्ते रह जाते हैं, उसका बखूबी जो एक क्या कहते हैं नेचुरल रूप होता है वही हमारे सामने रखा है। गरीबी का वर्णन एवं उसका प्रभाव दिखाने के लिए कवि ने जो कल्पना की है वह अद्वितीय है। परिवार में 5 सदस्य हैं, कवि ने 5 जोड़ों की कल्पना की है। कवि की कल्पना कोरी कल्पना नहीं है। तो वाकई बात सही, देखिए उनकी कल्पना क्या है, उन्होंने जो कल्पना करी कि भाई 5 सदस्य हैं, तो उसको उन्होंने 5 सदस्यों के रूप में नहीं, उन्होंने बताया 5 जोड़ी आंखों के रूप में, क्योंकि आंखें इंसान की असलियत को बयां करती हैं, एक्चुअल में व्यक्ति कैसा है वो बयां करती है। माता पिता की आंखों में किस तरीके से शिथिलता है, मध्यम रोशनी है, उसको उन्होंने बड़े बखूबी व्यक्त किया। बेटी की आंखों में किस तरीके से निश्चल प्रेम टपक रहा है, ये चीज उन्होंने मंदिर के दिए के माध्यम से व्यक्त किया। फिर पत्नी कितनी ज्यादा साथ देती है उनकी हर एक मुसीबत में, हर बात में, ये चीज उन्होंने बयां करी। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छा एक वास्तविक चित्रण करने की कोशिश करी है आंखों के माध्यम से। यथार्थ के उपनामों पर आधारित है। माँ की असमय आंखों की ज्योति चली गई, उसके लिए कल्पना की है बस के पंचर पहिए की। बिल्कुल नई कल्पना है, ऐसी कल्पना अभी तक हमने किसी भी कविता में नहीं सुनी। पिता की क्षीण ज्योति के लिए कैसी दूर की उड़ान भरी, ये लोह साये की ठंडी सलाखें बताई। माँ की तो आंखों की रोशनी चली गई और पिता की आंखों की रोशनी मध्यम हो गई है, तो उसे लौ साये की ठंडी सलाखें बताई, अर्थात उनके अंदर का जोश जो है उस गरीबी के कारण ठंडा पड़ गया है वो बताया। अनुभूति और कल्पना का सुंदर सामंजस्य हुआ है। पत्नी की आंखों के लिए हाथ की कल्पना बहुत ही आकर्षक है। अब पत्नी की आंखों के लिए उन्होंने हाथ बताया, क्योंकि एक पत्नी जो है एक पति का साथ हर स्थिति में देती है और हमेशा उसको ताकत प्रदान करती है। तो जरूरी नहीं है कि हर बात वो बोल कर या कर कर बताए, आंखों में ही इतना सपोर्ट होता है कि अगर पत्नी उसे उन प्यार भरी और अच्छी आंखों से देखे तो वो उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। तो वही चीज उन्होंने पत्नी की आंखों को हाथ का स्वरूप दे दिया। दूर तक ऐसी कल्पना नहीं है, इस शब्द का लाक्षणिक अर्थ बड़ा गहरा है। अतः कह सकते हैं कविता के भावों को चमकाने के लिए, उन्हें एक बिंबात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए कवि ने जो कल्पनाएं की हैं वे अत्यंत नवीन एवं सटीक है। यानी कि जो परिवार के सदस्यों की एक्चुअल जो पोजीशन है उसको बयां करने के लिए उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है
वो बहुत अच्छा है। मतलब इसको हम पहले कभी किसी कविता में इसका उदाहरण नहीं देखते हैं कि ऐसी कल्पना कभी पहले करी गई हो। प्रश्न संख्या 13 है, दीवार पर हाथ रखते और कहते ये मेरा घर है। कवि किसे अपना घर मानता है और उसमें क्या व्यवधान उपस्थित हो रहा है, स्पष्ट कीजिए। भाई जो घर है जिसमें सब रह रहे हैं, एक्चुअल में वो उसका ही घर है, हम ये कह नहीं रहे कि उसका घर नहीं, लेकिन अब वो घर उसका सिर्फ मकान बनकर रह गया, क्योंकि घर होता है घर के सदस्यों से, उनकी आत्मीयता से, उनके स्नेह से, उनके अपनेपन से। लेकिन ये घर, जिस घर में कवि के सभी लोग रह रहे हैं, उस घर से ये सारी फीलिंग्स गायब हो चुकी हैं। स्नेह, अपनापन, प्यार, ये सभी गायब है। तो अब वो घर सिर्फ एक मकान बनकर रह गया है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस दीवार पे अगर हाथ रखकर काश मैं कह सकता कि ये मेरा अपना घर है। कवि ईंट सीमेंट से बने हुए घर को घर नहीं मानता, वह ऐसे घर को अपना घर मानता है जहां पारिवारिक सदस्यों में आत्मीयता हो। यानी कि ऐसा घर नहीं कि जहां लोग तो रह रहे हैं मगर उनके बीच अपनापन नहीं है, ऐसा घर घर नहीं होता है। प्रत्येक सदस्य में प्रेम भाव हो तथा एक दूसरे का सहयोग करने की भावना हो, सभी आपस में एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार हो, किसी भी कारण से रिश्तों में खटास पैदा ना हो। तो वो ऐसे घर को चाहते हैं जहां सभी अपनेपन के साथ रहें, किसी तरह का मनमुटाव, किसी के लिए कोई खटास किसी के दिल में नहीं होनी चाहिए। कवि को आज ऐसे परिवार का, घरों का अभाव दिख रहा है। आज घरों में रहने वाले पारिवारिक सदस्य नारंगी की तरह हैं, जो ऊपर से एक हैं लेकिन अंदर फाके हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए उसको ध्यान से। आपने एक ऑरेंज देखा है, नारंगी यानी कि संतरा देखा है। संतरा क्या होता है, ऊपर से जब आप उसको बाहर से देखोगे तो क्या देखोगे, वो एक और पूरा ऊपर से एक ही है, लेकिन जब उसको हम छीलते हैं तो अंदर कितनी सारी फांके निकलते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो आजकल के जो परिवार हैं, आज के जो हमारे भौतिक युग के जो परिवार हैं, वो क्या है, एक घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन उनको आपस में ही नहीं पता है कि क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, या मेरी बहू क्या कर रही है, या मेरे माँ बाप क्या चाहते हैं, या मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये नहीं पता होता। रिश्तों के बीच इतनी दूरियां आ गई हैं। तो यहाँ पर ये दूरियां अगर कवि के परिवार में आई हैं तो गरीबी के कारण आई हैं, लेकिन आजकल के आधुनिक युग में ये परिवारों में जो दूरियां आ रही हैं वो आधुनिकता के कारण आ रही हैं। तो मतलब लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त होते चले जा रहे हैं। गरीबी ने आपसी रिश्तों के बीच की दीवार खड़ी कर दी है। गरीबी के कारण अपनत्व समाप्त हो गया है, सहयोग और सहानुभूति का अभाव हो गया है। ऐसे घर को कभी अपना घर नहीं मानता है। अर्थात जिस घर में रह तो सब लोग रहे हैं लेकिन उनमें बहुत सारी दूरियां हैं, तो इस तरह के घर को वो अपना घर नहीं कहना चाहता है। वो ऐसे घर को चाहता है जहां सभी रिश्ते में अपनापन, सहयोग, ममतत्व, अपनत्व सभी कुछ विद्यमान हो। प्रश्न संख्या 14 है, धूमिल की घर में वापसी कविता का संदेश क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। अब कहते हैं ना, कोई भी काम करिए तो किसी उद्देश्य किया जाता है। अब जैसे हमने कोई काम किया तो हम दूसरों को बता रहे हैं कि भाई क्या काम जरूरी है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या संदेश देने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर आज के समय में जो हमारा आजकल जिसको हम बोलते हैं भौतिकवादी युग चल रहा है, इस युग में आजकल एक परिवार में जब सभी लोग साथ रहते हुए भी साथ नहीं हैं, ऐसे परिवारों में अपनत्व और ममतत्व लाने का उन्होंने संदेश दिया है कि लोग एक ही परिवार में रह रहे हैं लेकिन उनके बीच बहुत दूरियां हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं, प्यार नहीं है। तो यहाँ सिर्फ उन्होंने बोला है कि सदस्यों को एक दूसरे के साथ समय बिताना होगा ताकि वो एक दूसरे को जान और समझ सके। धूमिल घर में वापसी कविता के द्वारा समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि परिवारों में खुलापन और सहज संवाद बने रहने चाहिए। अब ये अपनत्व कैसे बनता है, जब हम बैठ के आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे से हमारा अपनत्व बढ़ता है। तो हमारे भविष्य में आने वाली अगर कोई समस्या है, कुछ है, तो हम अपनों से डिस्कस करके उसका निवारण कर सकते हैं ना। क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि हम अपनी अगर किसी भी परेशानी को लेकर बाहर जाते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं, तो या तो हम हंसी का पात्र बनेंगे, कोई हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई या मजाक करेगा, या हमारा फायदा उठाएगा। सिर्फ आज का समय ऐसा है कि हम परिवार में रहकर ही परिवार वालों को ही अपना समझ सकते हैं। इसके बाहर हम अगर निकलते हैं तो देखिए हमारे लिए खतरा है।
तो क्या उन्होंने बोला कि परिवार में खुलापन और सहज संवाद बने रहने चाहिए, क्योंकि आज के भौतिकवादी युग में आदमी को आदमी ही काट दिया है। यानी कि हम अगर अपनी समस्या लेकर बाहर जाते हैं तो दूसरा आदमी किस तरीके से हमारा फायदा उठाएगा ये हम ही नहीं जानते हैं। इसीलिए पारिवारिक रिश्तों में भी औपचारिकता आ गई है। जागरूक व्यक्तियों को इस चुप्पी को तोड़ना होगा। यानी पारिवारिक रिश्तों में जो औपचारिकता आ रही कि हाँ ये मेरे पिताजी हैं, ठीक है, बस हो गया, काम खत्म। जो उन्हें अपनापन और भाव ये देना चाहिए वो हम नहीं देते, तो उसको बनाए रखने के लिए आपस में संवाद करना जरूरी है। वे कहते हैं हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते ये मेरा घर है। अतः वे यही संदेश दे रहे हैं कि ये मेरा घर है, इस भाव को लेकर ही हमारे घर में वापसी हो सकती है। यानी कि अगर हम अपने घर को घर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी इस चुप्पी को तोड़ना होगा, हर सदस्य से बात करनी होगी, आपस में वो अपनत्व लेकर आना होगा, और तभी हम कह सकते हैं कि ये घर मेरा अपना घर है। प्रश्न संख्या 15 है, पत्नी की आंखों के लिए चुने गए उपमानों की सार्थकता पर अपना मत दीजिए। पत्नी की आंखों के लिए उन्होंने जो शब्द चुना है वो है हाथ। हाथ का मतलब क्या होता है भाई? हम अगर काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति हमें हाथ दे तो उसका तात्पर्य क्या है? वो हमारे काम में हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, हमारी काम में हमारी हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आंखों को हाथ की संज्ञा दी गई है तो यानी कि क्या है? पत्नी भावनात्मक तौर पर वो पति को सपोर्ट कर रही है। जो भी परिस्थितियां तो बुरी हैं, लेकिन अगर हमें घर के ही किसी सदस्य का सपोर्ट मिलता है तो क्या होता है? हमारी हिम्मत बढ़ती है और हम काम करने के लिए और ज़्यादा तत्पर हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोली है। क्या कह रहे हैं? पत्नी की आंखों के लिए हाथ उपमान की कल्पना बहुत उपयुक्त है। हाथ सबको अपने साथ बांध कर रखते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है। हाथ हम ऐसे करके होल्ड करते हैं ना, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं और आपस में लेकर चलते हैं। गरीबी में भी पत्नी की आंखें पति का संबल हैं, परिवार को प्रेम सूत्र में बांधने का सफल प्रयास करती हैं। कविता में 4 आंखों का वर्णन है और चारों के लिए 4 नए उपमान चुने हैं जो सार्थक हैं। तो यहाँ पर पत्नी के लिए जो हाथ शब्द का इस्तेमाल किया गया, कहने का मतलब है पत्नी जहाँ उन्हें परिवार में सहयोग कर रही है वहीं भावनात्मक सपोर्ट भी देती है। तो एक तरीके से क्या है, वो पूरे परिवार को साथ लेकर चल रही है, पति को भी साथ दे रही है। प्रश्न संख्या 16 है, घर में वापसी कविता में कवि ने आंखों के लिए जो उपमान चुने हैं उनमें से 2 की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब उन्होंने क्या दिया? माता, पिताजी, पत्नी और बेटी, इन 4 जो है आंखों को उपमान दी। वैसे तो उन्होंने 5 जोड़ी आंखें कही, मगर अपनी आंखों को उन्होंने 5 जोड़ी कहा है, लेकिन उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। बाकी 4 जोड़ी आंखों के लिए उन्होंने उपमान दिए हैं। तो आपको जो 4 आंखों में जो 2 सही उपमान लग रहे हैं उनकी यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो जो आपको सही लगे वो आप लिखिए। माँ की ज्योतिहीन आंखों के लिए पंचर पहियों को चुना है। पंचर पहिया बस को गति नहीं दे सकता है। माँ की आंखें भी देखने में असमर्थ हैं, जीवन के पड़ाव से पूर्व ही अपनी शक्ति खो बैठी हैं। बिल्कुल सही सार्थक दिया है, यही चीज पंचर बस के कारण से होता है। पिता की आंखें अपना तेज खो चुकी हैं, उनके लिए ठंडी सलाखों को चुना है। इस उपमान से संकेत मिलता है कि पिता की आंखें अधूरे सपने के निस्तेज हो गई, यानी कि वो जो सपना देखती थी वो सपना वो पूरा नहीं कर पाई हैं। इस कारण उनकी आंखों में अब वो तेज नहीं रह गया, इसीलिए लोहे की ठंडी सलाखों का उपनाम दिया है। प्रश्न संख्या 17 है, घर में वापसी कविता के शिल्प सौंदर्य का परिचय दिए। शिल्प सौंदर्य का मतलब क्या होता है? इसका कला पक्ष बताना है। जो पूरी कविता है, क्या भाषा है, क्या अलंकार है, क्या रस है, किस तरह का छंद है, सभी कुछ हम यहाँ पर बताएंगे। कविता की भाषा सरल है, आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब जो आम बोलचाल भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं शब्दों को प्रयोग करके भाषा को बहुत ज्यादा सरल और सहज बनाया गया है। क्या है? जैसे दीवट, गरीब, करीब, पेशेवर, हमसफर, ये सभी साधारण बोलचाल की भाषा के शब्द हैं। बिंब योजना सुंदर है, नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। जोखिम उठाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है।
कल्पना शक्ति अच्छी है, यानी कि जिस चीज को इमेजिन किया गया है वो बिल्कुल नई चीज है। जैसे यहाँ पर माँ की आंखों के लिए बस के 2 पंचर पहिए हैं, पत्नी के लिए हाथ है, पिता के लिए जो कल्पना की गई है वो ठंडी लौ सलाखें हैं। तो इस तरीके से जो कल्पना की गई है वो कल्पना बिल्कुल नवीन है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की कल्पना नहीं की गई है। निस्तेज आंखों के लिए पंचर पहिए की कल्पना, पत्नी की आंखों के लिए हाथ की कल्पना, कविता भाव और कला दोनों दृष्टियों से श्रेष्ठ है। यानी कि ये जो इन्होंने कल्पना की है ये बिल्कुल ही नई है, इस तरह की कल्पना पहले नहीं की गई है। प्रश्न संख्या 18 है, घर में वापसी रचना में कवि द्वारा प्रयुक्त उपमानों के अनूठेपन पर टिप्पणी कीजिए। तो कवि की जो उपमान दे रहे हैं ये बिल्कुल अनूठे हैं, कभी पहले ऐसे इस्तेमाल नहीं किए गए, एकदम नए से प्रतीत होते हैं, ये आपको बताना है। कविता में कवि ने बिल्कुल नए उपमानों का प्रयोग किया है। परिवार में 5 सदस्य हैं, इसके लिए 5 जोड़ी आंखें उपमान चुना गया है। बिल्कुल ये 5 सदस्य हैं ना, लेखक, लेखक की पत्नी, उनके माँ बाप और बेटी, तो 5 लोग हैं। तो इसके लिए उन्होंने 5 सदस्य की जगह 5 जोड़ी आंखों का इस्तेमाल किया। माँ की आंखों की ज्योति चली गई, बड़ा अजीब उपमान चुना, बस के 2 पंचर पहिए बताए उन्होंने। पंचर पहिए बड़ा ही सटीक उपमान है। पिता की निस्तेज आंखों के लिए ठंडी सलाखें उपमान का प्रयोग किया गया। बेटी की आंखों के लिए दीवट पर जलते घी के 2 दिए बोले गए, प्रयोग किया गया। आंखों के लिए कवियों ने बहुत से नए उपमानों का प्रयोग किया है, लेकिन आंखों को हाथ मानकर प्रयोग करते नहीं देखा। कवि ने पत्नी की आंखों को हाथ की उपमा दी है, इस प्रकार स्पष्ट है कि ये उपमान बिल्कुल नए हैं। तो मतलब ऐसे उपमान दिए गए जो आज से पहले कभी सुने नहीं गए थे, मतलब लोगों के द्वारा सोचे ही नहीं गए थे, इसलिए इनको बिल्कुल अनूठा कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 19 है, धूमिल की घर में वापसी कविता में यथार्थ बोध है, कविता से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अब यथार्थ बोध का तात्पर्य होता है कि एक्चुअल में जो चीजें ऐसी होती हैं वही यहाँ पर कवि में बताया है। कवि ने एक गरीब परिवार के बीच जो रिश्ते पल रहे होते हैं उनकी क्या भावनाएं रहती हैं, किस तरीके से वो हो जाते हैं, ये बता रहा है। और ये बिल्कुल सही तरीके से बताया है, क्योंकि एक्चुअल में जो गरीब परिवार होते हैं जिनमें पैसों की कमी होती है वो इसी तरीके के हो जाते हैं। तो एक्चुअल में जो उन्होंने जो चीज़ें देखी हैं, महसूस करी हैं, उन्हीं को हमें बताने का प्रयास भी किया है। घर में वापसी कविता यथार्थ के धरातल पर टिकी है। इसमें एक ऐसे गरीब परिवार का वर्णन है जिसमें गरीबी ने रिश्तों को तोड़ दिया है। परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु सभी एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। कोई किसी के सामने नहीं आना चाहता है। आत्मीयता, स्नेह, अपनत्व का अभाव है। कविता में गरीबी के प्रभाव से पारिवारिक रिश्तों के बिखरने का यथार्थ चित्रण हुआ है। तो गरीबी के कारण परिवार के रिश्ते किस तरीके से बिखरते हैं, लोग एक दूसरे के बीच जो स्नेह होता है वो किस तरीके से गायब हो जाता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। और इसी का बहुत ही खूबसूरत चित्रण कवि ने किया है। प्रश्न संख्या 20 है, कवि ने इस कविता में 5 जोड़ी आंखों की चर्चा की है, जबकि उसने 4 जोड़ी आंखों का ही विवरण दिया है। 5वीं जोड़ी आंख किसकी है, वे आंखें कैसी होंगी, इसकी कल्पना कीजिए और उनके लिए भी उपयुक्त प्रतीक प्रस्तुत कीजिए। 4 जोड़ी आंखें यानी कि कवि ने अपने परिवार के जो 4 सदस्य थे उनके बारे में बता दिया। उन्होंने 5वीं जोड़ी आंख नहीं बताई क्योंकि वो खुद कवि की है। ठीक है, अब वो कवि की आंखें कैसी हो सकती हैं ये अब आपको बताना है, और उसके लिए एक बहुत अच्छा सा प्रतीक भी ढूंढना है। जैसे कि उन्होंने हर किसी के लिए प्रतीक ढूंढा है कविता में, उसी तरीके से हमें उनके लिए एक प्रतीक ढूंढना है। कविता में वर्णित 5 जोड़ी आंखों में से 5वीं जोड़ी आंखें स्वयं कवि की अपनी है। वे आंखें दुख, पीड़ा, विवशता से भरी हुई हैं। जाहिर सी बात है, घर परिवार के सदस्यों की अगर हम नीड्स को पूरा नहीं कर सकते तो हमारे अंदर विवशता स्वतः ही आ जाती है। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, अतः उनमें पीड़ा का भरा होना सहज स्वाभाविक ही है। कवि ने माँ की आंखों को तीर्थयात्रा पर जाने वाली बस के पंचर पहिए कहा है, तो पिता की आंखों को लो साहा की ठंडी सलाखें कहा है। बेटी की आंखों को दीवट पर जलते दिए की पवित्र लौ है, तो पत्नी की आंखें आंखें नहीं बल्कि हाथ प्रतीत होता है, ये बताया है।
कवि की आंखें तेज हवा में टिमटिमाते दीप सी हैं। कैसा? बहुत तेज हवा जब चल रही होती है और उसमें एक दीप जल रहा होता है, उस जैसा है, जिसकी लौ गरीबी के प्रचंड वेग से बुझना चाहती है, पर मन की आशा के कारण फिर से जगमगाती है। सारे परिवार के लिए दुख और पीड़ा में डूबा व टिमटिमाता दिया ही तो उसके जीवन का एकमात्र आधार है। यानी कि वो गरीबी के कारण जो है वो बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और वो आशा का दीप लिए बैठा है। आशा के दीप में जो उनकी आंखें हैं कि किस तरीके से वो जीवन में आगे उनको आशा लगी है कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, इसी आशा के साथ वो जल रहे हैं। तो समझ में आया, कवि की आंखें क्या हैं? तेज हवा में जलते हुए टिमटिमाते दिए के समान हैं। प्रश्न संख्या 21 है, पारिवारिक रिश्तों के ना खुलने का क्या कारण है? अब पारिवारिक रिश्ते जो आपस में नहीं खुल रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है उनके बीच आई हुई गरीबी। गरीबी के कारण वो एक दूसरे से दूरी बनी हुई है, वो एक दूसरे से खुलकर सामने नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि हम अगर इस सिचुएशन में एक दूसरे से बात करेंगे और अपने मन की इच्छा कहीं किसी एक दूसरे पर प्रकट हो गई तो सामने वाले को दुख पहुंचेगा कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही। इस वजह से वो एक दूसरे से बात नहीं करते और एक दूसरे को अपने मन की बात नहीं बताते हैं। कवि ने निम्न मध्यवर्गीय परिवार में धन के अभाव को पारिवारिक रिश्तों के ना खुलने का कारण बताया है। कवि के अनुसार इसी कारण वे परस्पर बातचीत के द्वारा एक दूसरे के दुख दर्द को बांट नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीबी है, इसलिए वो एक दूसरे की तकलीफ को बांट नहीं पा रहे हैं। उनका आपसी प्रेम मर चुका है, उसमें इतनी गर्मी नहीं रही कि वे एक दूसरे के प्रति अपने हृदय के प्रेम को प्रकट कर पाते। मतलब इतना लोगों के अंदर हिम्मत, गर्मी का तात्पर्य है कि एक दूसरे के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे की तकलीफ को जाने, उनके अभाव को जाने। उन सभी के मुंह पर मानो चुप्पी के ताले लगे हुए हैं। केवल गरीबी ही एकमात्र कारण है जो पारिवारिक रिश्तों को खुलने नहीं देती है। तो गरीबी क्या है? वो इन पारिवारिक रिश्तों को खुलने नहीं दे रही है। उसमें भी एक डर है कि कहीं हम हमारी बातों की वजह से सामने वाले व्यक्ति को ठेस ना पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 22 है, हिंदी साहित्य के कवियों में धूमिल का स्थान निर्धारित कीजिए। हिंदी साहित्य में आधुनिक कवियों में धूमिल आते हैं, तो वो किस तरीके के कवि रहे हैं आपको यहाँ पर वो बताना है। हिंदी साहित्य जगत में सुदामा पांडे धूमिल साठोत्तरी कविता के मुख्य कवियों में से एक हैं, में से आते हैं। साठोत्तरी कविता के कवियों में धूमिल जी का स्थान सबसे आगे है। इस काल के कवियों में कविता के साथ साथ काव्य की आलोचना के मानदंडों पर विचार किया है। उन्होंने जहां नई रचनाएं की हैं, वहीं ने जो रचनाएं हो चुकी हैं उनकी आलोचनाएं भी उन्होंने करी हैं। कविता पर विस्तार पूर्वक विचार करने वाले कवि धूमिल काव्य के उत्स, प्रभाव और उद्देश्य पर ही विचार नहीं करते, बल्कि उसकी शाब्दिक संरचना को भी विश्लेषित करते हैं। यानी कि कोई भी काव्य का स्रोत क्या है, कहाँ उसका प्रभाव पड़ रहा है, वो किस उद्देश्य से लिखा गया है, वो इसी बात को नहीं बताते। वो ये भी बताते हैं कि जो वहाँ पर शाब्दिक रचना इस्तेमाल की गई है वो किस तरीके की है, इसको बताने का भी जो है वो कोशिश करी है। धूमिल की सपाट बयानबाजी उन्हें दूसरे कवियों से अलग करती है। सपाट बयानबाजी का मतलब है कि वो जिस चीज के लिए जैसा सोचते हैं, जैसा समझते हैं, वो वैसा ही प्रस्तुत करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भाई आपको बड़ा चढ़ाकर या दूसरे को दुख ना पहुंचे इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करें। जो चीज है उन्हें जैसी लगती है वो वैसे ही उसको बयां करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, धूमिल के काव्य का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो उनका पूरा काव्य, अभी हमने सिर्फ इस पार्ट की कविता के लिए देखा, अब उन्होंने संपूर्ण काव्य के शिल्प सौंदर्य के बारे में बताने की कोशिश करनी है। धूमिल ने अपनी काव्य रचना घर में वापसी का काव्य निरूपण अत्यंत मनोरम ढंग से किया है। उनकी शिल्पगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कवि ने गरीबी के कारण पारिवारिक बिखराव और विघटन का सजीव आकलन किया है। गरीबी के कारण परिवारों में लोगों में किस तरीके की सोच आ जाती है, किस तरीके से वो एक दूसरे से बात करते हैं, इसका बहुत ही यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है।
कवि की प्रतीक योजना सार्थक और जो है समर्थ है, यानी कि उन्होंने जिन प्रतीकों का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल सही है और अपनी जगह सही अर्थ लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। लाक्षणिकता और मार्मिकता का प्रयोग है। लाक्षणिकता यानी कि हर चीज का लक्षण का इस्तेमाल उन्होंने बखूबी किया है। मर्म हर एक चीज का निकल के आ रहा है। पिता की आंखों में जो अब तेज नहीं बचा उसको उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया। माँ की आंखों की रोशनी चली गई उसे कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। तो हर चीज का मर्म उन्होंने बखूबी निकाल कर प्रस्तुत किया है। मुक्तक छंद है, देखिए उसमें तुकांत नहीं मिल रहे हैं तो वो मुक्तक छंद है। कवि ने प्रयोगवादी शैली का अनुकरण करते हुए प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया है। अब प्रयोगवादी यानी कि जब हम कविता लिखते हैं तो कुछ नई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो कवि ने यहाँ देखिए बिल्कुल नवीन पद्धति का इस्तेमाल किया है। जैसी चीज़ों को लिखा है ऐसा पहले कवि किसी ने सोचा तक नहीं था, ऐसी चीज़ का उन्होंने इस्तेमाल करके एकदम प्रयोगवादी शैली में और सही प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का मिला जला प्रयोग है। हम ये नहीं बोलेंगे कि तत्सम शब्द ज्यादा है या तद्भव शब्द ज्यादा है, दोनों का ही बहुत ही अच्छा सम्मिश्रण पैदा करके एक सशक्त कविता बनाने की कोशिश करी है। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। एकदम सरल और सहज भाषा है, क्योंकि हम जब एक बार में पढ़ते हैं तो हमें हर एक चीज समझ में आ रही और जो वो भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं, जिस तरह की चीज, जिस चीज को बयां करने के लिए उन्होंने कविता लिखी है वो एकदम सटीक ढंग से निकलकर सामने आ रही है। प्रश्न संख्या 24 है। हम 5 अभावग्रस्त कभी खुल नहीं पाए पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। हम 5 अभावग्रस्त, अब क्यों बोला गया है हम 5 यानी कि परिवार के जो 5 सदस्य हैं। अभावग्रस्त अर्थात गरीबी है। कभी खुल नहीं पाए का तात्पर्य है कि भाई हमारे बीच गरीबी होने के कारण हम एक दूसरे से खुलकर बातें नहीं कर सकते। अब खुल के बातें करने का मतलब हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या चीज़ चाहिए, ये परिवार का एक सदस्य दूसरे से बता नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर हम बताएंगे तो सामने वाले को ठेस पहुंचेगी, इसलिए वो लोग खुलकर आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं ताकि एक दूसरे को ठेस ना लगे। कवि धूमिल का कहना है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले हम 5 अभावग्रस्त कभी एक दूसरे से खुल नहीं पाए, यानी एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाए। हम लोगों के संबंध वैसे नहीं जैसे होने चाहिए। जैसे स्वजन यानी कि रक्त के जो संबंध होते हैं आपस में बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, हम एक सबसे खुलकर बातें करना ये सब हम करते हैं, लेकिन हम कभी एक दूसरे से खुलकर ये बातें नहीं कर पाए। निर्धनता, अभाव और विवशता ने हमारे रक्त को शक्ति विहीन कर दिया है। रक्त को शक्ति विहीन अर्थात इन रक्त के संबंध पे ये गरीबी हावी हो गई। इस कारण से जो है हमारे बीच में जो एक गर्माहट होनी चाहिए, जो रिश्तों में क्लोजनेस होनी चाहिए, जो स्नेह होना चाहिए, वो नहीं है। हमारे रक्त में अब इतनी भी लोहे रूपी शक्ति नहीं है कि हम उसमें चाबी बनाकर भाषा रूपी ताले को खोल सके। यानी कि अब हम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बात करें एक दूसरे से और एक दूसरे के मन की बातों को समझें, उनके अभावों को समझें और उनको हल करने का प्रयास करें। अब ये हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये हिम्मत नहीं ले पा रहे, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो इससे हम एक दूसरे को ठेस पहुंचा सकते हैं, तो वो हिम्मत रूपी चाबी हम बना नहीं पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 25 है। धूमिल की काव्य भाषा पर टिप्पणी कीजिए। अब उनके काव्य में जो भाषा इस्तेमाल की गई है हमें उसके बारे में बताना है। देखिए हमने भाव पक्ष तो देख लिया है कि भाई क्या क्या भाव निकल कर आते हैं, कैसा शिल्प है, लेकिन अब हमें साथ में ये भी बताना है कि उनकी भाषा कैसी रही है। धूमिल साठोत्तरी कविता के कवियों में से एक हैं। इनकी कविता में शोषित वर्ग के लिए करुणा और शोषक वर्ग के लिए आक्रोश भरा है। यानी जो लोग जो हैं लोगों को सताते हैं उसके लिए उन्होंने खुलकर विरोध किया है, गुस्सा भी प्रकट किया है, और जो लोग उन अत्याचारों को सह रहे हैं, झेल रहे हैं, उनके लिए वो पूरा मर्म और करुणा भी उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। इनकी भाषा में चिकोटी काटने का भाव है। चिकोटी काटने का तात्पर्य जानते हैं? जैसे हम किसी को ऐसे करके चुटकी काटते हैं, ऐसे करके चुटकी काटो ना तो कितनी एकदम से लगती है ना, तो यानी कि इनकी भाषा में वो इस तरीके से व्यंग्य करते हैं कि जिस पर भी बोल रहे हैं उसको बहुत तेज कटाक्ष लगे, यानी कि उसको तकलीफ हो। इन्होंने मुहावरे, लोकोक्तियों और सूक्तियों का सुंदर प्रयोग किया है। बीच बीच में मुहावरे भी डाले हैं। देखिए हमने भी इसी में पढ़ा ना,
तो उसी तरीके से कविता में संवादात्मक शैली का प्रयोग करके भाषा में जान फूंक दी है। अब देखिए जो संवाद होता है वो मोस्टली गद्य में होता है, जबकि उन्होंने इस शैली का प्रयोग किसमें किया, काव्य में किया। तो इससे क्या हुआ कि हम जैसे लगता है कि आपस में बात कर रहे हैं, तो सशक्त रूप में निकल के आती है ये चीज, ताकि अब ये संवाद शैली जब इस्तेमाल करी जाती है तो हम जो है पाठक तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, उसके दिल की बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इनकी प्रतीकात्मकता में अर्थात सौंदर्य छिपा हुआ है। अब वो प्रतीक के रूप में हर चीज को बताते हैं, जिससे क्या है लोगों को उसका अर्थ समझने में बड़ा ही आसानी होती है। एक होती है बात को कह देना और एक होता है उदाहरण देकर प्रस्तुत करना। तो ये अपनी बात को उदाहरण देकर प्रस्तुत करते हैं, प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, जिससे सामने वाले को बहुत अच्छे से सभी चीजों को समझ में आता है। तो धूमिल जी का ये हमने घर में वापसी कविता बहुत ही अच्छी थी। हमारे परिवारों में भी अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रिश्ते से हम थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं, तो उन दूरियों को मिटाने के लिए ये बात कही गई है। तो कोशिश करिए आपके ज़रिए या आपके बड़े बुजुर्ग हों या घर में हों जिनसे आप थोड़ा बात नहीं करते, उनसे थोड़ा समय बिताइए और उन दूरियों को ख़त्म करिए। कारण कोई भी हो, कोई भी वजह हो वो, लेकिन बातों के ज़रिए उन सभी समस्याओं को हल किया जा सकता है। यही बात हमें धूमिल जी ने इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश करी हुई है। तो देखा हमने कितने अच्छे से ये पूरा कुछ समझ लिया। लेकिन अब जैसे कि हमने आपको बताया कि यह हमारी पूरी बुक यहाँ ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा साथ छूट रहा है। भाई अभी हमारी अगली बुक है ना अंतराल, तो उसको भी लेकर आएंगे। तो जैसे हमारी ये बुक यहाँ ख़त्म हुई, इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट की जितनी भी बुक्स हैं आपके लिए पूरे उदाहरणों के साथ, पूरे ही एक्सप्लेनेशन के साथ इनके वीडियोस अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। यानी कि हमारा जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, ये आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का 100% फ्री एजुकेशन देता है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, यहाँ पर वीडियोस देखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। तो मिलेंगे हम अपनी नई बुक के साथ नए वीडियो में, ठीक है। तो चलिए लेकर आते हैं नई बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।